ओके, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, और आते आते हम लोग बॉन्ड करके आए, मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक मार्केट सर्वे करने के लिए बोला था। ठीक है, मैं अगर आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन आज मैं आप लोगों को मार्केट सर्वे कैसे करना है उसका एक आइडिया ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, वो तो बॉन्ड एंड डिवेंचर का हो गया। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे बॉन्ड एंड डिवेंचर मार्केट में हम लोग काफ़ी देर तक बिताए, मतलब क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट बॉन्ड जो है या प्राइवेट बॉन्ड जो भी होगा, मतलब एक्चुअली प्राइवेट करे तो डिवेंचर्स कहते हैं और गवर्नमेंट करे तो बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मली ये एक मार्केट कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज दोनों सेम है। उसके बाद हम लोग टर्म लोन के बारे में बात किया, किस तरह से बिजनेस का कॉस्ट ऑफ टर्म लोन जो है वो किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन हो सकता है। फिर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से भी कैलकुलेशंस किया। फिर बॉन्ड में भी कई सारा, जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड में उसके बारे में पढ़े। बॉन्ड का कैलकुलेशंस करने के टाइम पे आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वाईटीएम के बारे में भी चर्चा की है। याद है क्या सबको? हेलो। है जब हम लोग दादा। बॉन्ड, है ना, तो जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, हाँ शंकर जी बोलिए। हाँ ठीक है। YTM yield to यस, maturity। yield to maturity, इट्स अ वेरी पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट। yield to maturity इज वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। मैं आप लोग को आज yield to maturity के कॉन्सेप्ट के थ्रू से ना, मतलब ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी पॉपुलर, बट इंट्रिंसिक वैल्यू रियल में कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के अंदर का डेटा चाहिए, बट yield to maturity आपको मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है। दैट्स ओके, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। बट करेंटली टुडेज डिस्कशंस मेनली जो फोकस्ड है वो है इक्विटी शेयर पे। मतलब कंपनी अलग अलग एरिया से फंड उठाते हैं, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को करने के लिए डिवेंचर्स लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, लोन लेते हैं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर उठाते हैं। तो जहाँ जहाँ से पैसा रेज करेगा वहाँ वहाँ का कॉस्ट होगा, और वही कंपनी के लिए खर्चा है। तो जो मोस्ट एंड द लास्ट आप बोल सकते हैं कि मतलब एकदम जो सबसे पॉपुलर भी है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते भी हैं शेयर मार्केट में। तो ये इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका अलग अलग थ्योरीज है। आज मैं क्लास में मेनली आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, इक्विटी शेयर का डिस्कशंस मैंने लास्ट दिन इक्विटी के नोट तो लिखाया था जो आप लोगों के पास होगा, बट मैंने कुछ डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन इक्विटी पे चर्चा करने के लिए हमें और भी कई सारी चीज़ें बातें करना है। फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारा का सारा फॉर्मूला जो भी लिखा है मैं सारा का सारा डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आप लोगों को मैं मार्केट सर्वे करने के बारे में एक आइडिया दे सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जब भी हम लोग बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करते थे, ठीक है, याद होगा, प्रिया को भी याद होगा, रोशनी एंड ऑल्सो शंकर जी, ज्योति सोइकौद, ये लोग तो है नहीं, सुमित भी नहीं है। ठीक है, तो सभी ने एक चीज़ देखा था कि किस तरह से हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद आ रहा है ना, NHAI का बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज है। बहुत बार मैंने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिखाया। इवन अगर रियल में आप लोग बॉन्ड परचेस करना चाहते हो तो आप जीरोधा कॉइन या फिर एडिलविस कैपिटल, किसी भी कंपनी जिसके थ्रू से आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हो, आप उसी के थ्रू से खरीद सकते हो। मैं अपना आपको इतना बोल सकता हूँ, जीरोधा में एक पॉपुलर, जीरोधा में आई थिंक सबका अकाउंट है, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आप जीरोधा में जाते हो ना, तो जीरोधा में ना एक जीरोधा कॉइन बोल के एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आई थिंक अगर आप लोगों ने देखा है, किसी का भी है जीरोधा में, तो जीरोधा कॉइन में ना coin.zerodha.com में आप देखिए, यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ये देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है ना, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ETFs, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। ये इक्विटी ट्रेडेड फंड्स क्या है, इसका चर्चा होगा। बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप क्लिक करेंगे या फिर इसमें अगर आपका अकाउंट होगा तो आप इसके थ्रू से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये है, ये देखिए, इसके थ्रू से भी आप खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको, लॉगिन नहीं है मेरा अभी इसमें, मैं आपको जस्ट एक्सप्लोर कराता हूँ थोड़ा सा। म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, जस्ट बॉन्ड में जाइए, आप बॉन्ड में जाइए, बॉन्ड में जाके आप इसके थ्रू से खरीद सकते हैं इन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर एक तो दे रहा है, ये लॉगिन करने से आपको डिटेल्स दिखा देगा, जैसे AAA AA रेटेड बॉन्ड्स। ठीक है, 5 साल का, 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से हायर है, ये बस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इट्स जस्ट मतलब बता रहा हूँ हम आपको, लेकिन मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट है कि जैसे
जैसे यहाँ पर NHAI का हम लोग काफ़ी देर से देख रहे थे कि इसका कूपन रेट जो है 8.20 का है, इसके बारे में चर्चा हुआ था। इसका फेस वैल्यू जो है वो 1000 का है, ठीक है, और इशू भी शायद 1000 में ही हुआ था। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम मतलब कितना शेयर का वॉल्यूम टोटल ट्रेड हुआ है, कितना एक बॉन्ड का कितना वैल्यू का हुआ है। क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होगा उतना अच्छा होता है ऐसे केसेस में। मतलब ये क्योंकि ये बॉन्ड है ना, तो इसका क्रेडिट रेटिंग बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होगा आपका पेमेंट का चांसेस उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और मैच्योरिटी डेट, ये सब डेटा के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने सम्स किया था। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एडिलविस कैपिटल, ये भी एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में काफ़ी फेमस एक कंपनी है, तो इसके प्लेटफॉर्म से मुझे आपको एक दिखाने के लिए मिल रहा है। ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से काम करता है। जैसे अगर जस्ट मैंने लिखा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या सबको दिखाई दे रहा है? देखिए NHAI ऑफ इंडिया। मैं जस्ट आपको किस तरह से आप सर्वे कर सकते हो, मैं बस उसी का एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। बाकी आप ट्राई करके अगर ना मिले तो फिर से मैं बताऊंगा। ये बस सर्वे कैसे करना है वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। आप जस्ट नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडिलविस कैपिटल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई भी जीरो था कॉइन में जाके भी सर्च कर सकते हैं। कहीं पर भी जाके आप सर्च कीजिए, आपको देखिएगा NSE या BSE दोनों में ही क्योंकि अवेलेबल होता है। आप जैसे स्टॉक खरीदते हो आप उसी तरह सेम टू सेम वे में ना बॉन्ड या डिप भी खरीद सकते हो। ये भी स्टॉक मार्केट जैसे ही आप ट्रेड भी कर सकते हो, पर्टिकुलर डे में सेल भी कर सकते हो, एकदम नॉर्मल ओपन मार्केट में है। इसमें जस्ट मैं आपको एक चीज़ कंपेयर करने के लिए आपको चाहिए होता है ना यील्ड टू मैच्योरिटी, जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशंस करना भी सिखाया कि यील्ड टू मैच्योरिटी के थ्रू से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, आप स्टॉक बोल रहे सॉरी बॉन्ड, करेंट मार्केट प्राइस 1070 का है, ओपन हुआ था 1072 में, मतलब ये आज का डेटा है। 1072 हाईएस्ट गया था, 1066 लो गया था, प्रीवियस क्लोज 1073। बॉन्ड मार्केट में अप डाउन जैसे हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इतना मार्केट में ट्रेड हुआ था, जो मुझे NSE के साइड में भी मिला था। अब पॉइंट है सर ये देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब बड़ा सिंपल सिंपल बोला है, जो हम लोगों ने भी क्लास में कैलकुलेशंस करने के टाइम पे बड़े अच्छे से लिखा था। अब जस्ट यहाँ पर मैं कर्सर रखा, क्या सबको दिखाई दे रहा है? दिस इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट द गिवन NCD, NCD मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब ये डिवेंचर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। This is the internal rate of return that the given NCD will yield if purchased at the current market price and held till maturity। मतलब इसका जो मैच्योरिटी डेट है, अगर आप मैच्योरिटी तक इसको मतलब पकड़ के रखते हो, करेंट मार्केट प्राइस में अगर आप इसको खरीदते हो, तो ये आपको जो यील्ड टू मैच्योरिटी जो करंट स्टेज बता रहा है वो 3.90 बता रहा है। अब सिमिलरली आप दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ जो भी बॉन्ड है, ठीक है, ये सीरीज NHI का N1 है, सिमिलरली N2 भी अगर आप देखें तो 4.60 का यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको मैंने बहुत बार सिखाया था, ठीक है। इस तरह से N3, तो अलग अलग बॉन्ड का आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका डिटेल्स आप यहाँ पर दिख जाएगा आपको, इंस्ट्रूमेंट का डेटा, मतलब कितना कूपन रेट क्या है, कब तक इसका चलेगा, मैच्योरिटी कब तक है। आप सेम टू सेम कॉन्सेप्ट NSE के साइट में जाके भी देख सकते हो, और ये पर्टिकुलर में आपको यील्ड टू मैच्योरिटी का कैलकुलेशंस भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये NHI का है, NHI जैसा दूसरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है, उनका यील्ड टू मैच्योरिटी कैसा चल रहा है, तो फिर ऑब्वियसली जो ज़्यादा बेहतर है आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको समझ में आ रहा है कि सर्वे कैसे करना है? हेलो, बोलिए, कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। शंकर जी, रोशनी, प्रिया, बोलो, समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप हाँ ढूंढोगे? सर क्लियर है। ठीक है, ओके। शंकर जी बोलिए, क्लियर है ना कि कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा सर, यील्ड टू मैच्योरिटी तो आपको मिल जाएगा। और ये यील्ड टू मैच्योरिटी सिमिलर काइंड ऑफ NHI की जगह आप मतलब जो भी दूसरा कंपनी लाइक ONGC देखिए आप, जो भी AAA रेटेड है, ठीक है, AAA रेटेड का, AA+ रेटेड का, क्रिसिल का, केयर का, जो भी फेमस रेटिंग कंपनीज है, अब उसके हिसाब से उनका जस्ट यील्ड टू YTM आपको मिल जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना थोड़ा अलग होता है, उसका डेटा मिलना मुश्किल हो सकता है, बट YTM तो आपको जरूर मिलेगा। तो बोलिए वाईटीएम शंकर जी। जिसका ज्यादा होगा वही बॉन्ड परचेज करना ठीक रहेगा ना? हाँ ऑब्वियसली YTM जिसका ज्यादा होगा वो बॉन्ड परचेस करना ज्यादा सही रहेगा। बॉन्ड एनालिसिस करना कंपैरेटिवली इजी है कंपेयर टू इक्विटी, ऑब्वियसली। बॉन्ड बाई करना मतलब बेहतर होता है कि मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न कब मिलता है बॉन्ड वगैरह में, जब मार्केट में बॉन्ड इशू होता है ना, उस टाइम पे अगर कोई बॉन्ड खरीद लेता है ना, वो बहुत बेहतर होता है। बिकॉज उसमें एकदम स्टार्टिंग में इशू प्राइस से
वो धीरे धीरे मार्केट में ट्रेड होता है, तो फिर उस टाइम पे अगर कोई खरीदता है तो 10% 12% तक का रिटर्न बॉन्ड मार्केट में सीरियसली मिलता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये मार्केट में ट्रेड होकर काफी वैल्यूएशन इसका कम हो जाते हैं, बिकॉज मैच्योरिटी डेट कम हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी इसका कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए थोड़ा ढूंढिए, अगर कुछ मिलता है तो फिर मैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कभी बात करेंगे। एक्चुअली बॉन्ड मार्केट के ऊपर एक अलग क्लासेस करेंगे। बॉन्ड के ऊपर ना ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर होता है, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस का एक पढ़ाई होता है, उसके अंदर बॉन्ड मार्केट होता है, ठीक है। ठीक है, मैं कभी और डिटेल्स बताऊंगा, मतलब जिसमें सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड का डिटेल्स ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं तो फिर ऐसे तो बॉन्ड का जो मेन एरिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है बस मार्केट सर्वे कैसे करना है, किस तरह से बॉन्ड खरीदना है, वो तो सिंपल है, बॉन्ड खरीदना बहुत आसान है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ, थोड़ा तो क्लियर हुआ, मतलब एटलीस्ट सर्वे कैसे करेंगे वो तो समझ आ जाएगा। हाँ शंकर जी, एटलीस्ट सर्वे कैसे करना है वो तो थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, ये एडेलवेस की साइट पे मिलता है, मतलब उसमें एनएससी की साइट पे नहीं मिलेगा ना, ये नहीं सिमिलर नहीं, बॉन्ड्स कितने? हाँ हाँ, मतलब एनएससी के साइड में ढूंढना पड़ेगा, एनएससी के साइड में बहुत डेटा है। लेकिन आप कोई भी ब्रोकिंग फार्म के साइट, इवन जीरोधा कॉइन, एडेलविस, कहीं पर भी ढूंढिए ना, एनएससी में भी थोड़ा सर्वे कीजिए, अगर मिल जाए तो। मुझे तो एडेलविस में मिल गया था बोल के मैं दिखा दिया, ठीक है। ये मैं हम्म। मुझे रैंडमली, मुझे अभी जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं देख रहा था कि काफी दिनों से मुझे बताना था, मैं भूल गया था, फिर मैंने सोचा देखते हैं, तो मुझे एनएससी में फटाक से नहीं मिला था। तो अब देखिए अगर एनएससी में मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर आप ब्रोकर साइट से भी आप देख सकते हैं। एडेलविस भी एक फेमस ब्रोकर है, जीरोधा कॉइन इज ऑल्सो देयर, मतलब उसके थ्रू से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इक्विटी पे बात करें। लास्ट दिन हम लोग जहां तक लिखे थे वो डिस्कशंस मैंने नहीं किया था, लेकिन आज मैं आपके साथ उसी को कंटिन्यू करूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही डिटेल्स, मतलब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, इसके अंदर ये चल रहा है, जिसमें आज मैं 6th लेक्चर इसके अंदर चलेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बताने जाऊंगा अभी, आप बस पॉइंट कीजिए, पॉइंट नंबर 7, जस्ट पॉइंट कीजिए, पॉइंट नंबर 7, रेट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड बाय शेयर होल्डर। मतलब बाकी सबका तो रेट ऑफ रिटर्न समझ में आया, बॉन्ड का भी आया, डिवेंचर का भी आया, प्रेफरेंस वाले का भी आया, लोन टर्म लोन का भी समझ में आया, बट ये इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम लोग नॉर्मली शेयर होल्डर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, रेट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड बाय शेयर होल्डर, इसका क्या खेल है। तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले लिखिए, फिर मैं अलग अलग थ्योरी एंड क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑब्वियसली एफएम जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा समझ में आता है, तो पहले तो इसको फील करना बहुत ज़रूरी है। तो एक फिलर लिखिए, फिलर में जस्ट लिखिए व्हेन व्हेन ए फार्म व्हेन ए फार्म रेज फंड्स, जब एक फार्म फंड रेज करता है बाय इशुइंग इशुइंग इक्विटी शेयर, there is no contractual legal obligation, point to be noted, huh? There is no contractual legal obligation, it's a very very important area। जब कोई फंड इक्विटी शेयर के थ्रू से फंड रेज करता है तो उसके पीछे कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या अमाउंट पे करना होगा कंपनी को, इसके बारे में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं बताते, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 5,000 7,000 कंपनीज हो, ठीक है। इक्विटी वाले को, इवन नॉट ओनली स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज, इन प्राइवेट कंपनी ऑल्सो,
इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी का ट्रू ओनर होते हैं, जो कंपनी का रिस्क भी अपने साथ लेके हुए चलते हैं, तो इसीलिए ट्रू ओनर कहा जाता है। तो कितना रिटर्न मिलेगा, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है या फिर बाबा जी का ठुल्लू भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, ठेंगा मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है, मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना एक तरफ, लेकिन कंपनी का रिस्क खुद के साथ लेके उस कंपनी के साथ चलना वो दूसरे तरफ। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि जब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक्चुअली कंपनी का शेयर ही इन्वेस्ट नहीं करता, वो कंपनी के बिजनेस पे अपना ओनरशिप भी लेता है। और जो ओनर बनता है वो एसेट्स का भी जितना भागीदार होता है कंपनी का, मतलब ऑब्वियसली कंपनी का एसेट का भागीदार तो कंपनी खुद ही होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट का जितना भागीदारी वो होते हैं, साथ में कंपनी का लायबिलिटी का भी असर उसके ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब अगर लाइबिलिटी है तो कंपनी को पहले लाइबिलिटी देना पड़ेगा, मतलब जो भी डिवेंचर्स है। सपोज कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, ये तो आप लोग जानते हैं, कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, लेकिन कंपनी का मार्केट में 9 लाख का लोन है, 9 लाख का लोन है। तो कंपनी क्या करेगा, 10 लाख अपने शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या पहले लोन या जो भी है वो चुकता करेगा? लोन। प्रॉफिट तो कंपनी ने किया, है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंपनी ने प्रॉफिट किया, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। लेकिन सवाल यही है कि 10 लाख का प्रॉफिट क्या कंपनी शेयर होल्डर के अंदर बांट सकता है? नहीं सर, लीगली तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लीगली एकदम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी को 10 लाख में से जो 9 लाख है वो कंपनी को ऑब्वियसली पहले लोन जो भी है, मतलब डिवेंचर लोन कितना तरह का हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड गवर्नमेंट के केस में बॉन्ड हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले देना पड़ेगा। इवन प्रेफरेंस शेयर भी अगर कुछ है तो वो भी पहले देना पड़ेगा, मतलब बिफोर इक्विटी। ठीक है, ये सारा का सारा देने के बाद अगर कंपनी के पास 1 लाख बचता है, इफ कंपनी रिटेन 1 लाख रुपीज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द प्रॉफिट्स, तो फिर ये 1 लाख शेयर होल्डर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दिस इज एक्चुअली द रूल्स। अगर कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगेन सवाल आता है कि अगर कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया और मार्केट में 9 लाख का लोन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 करोड़ में से आप 9 लाख दे दीजिए, बाकी पूरा का पूरा किसका है? इक्विटी वाले का है। जो भी पड़ा रहेगा, 1 करोड़ से 9 लाख चला गया, जितना अमाउंट अब पड़ा है वो सारा का सारा शेयर होल्डर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लेके ही बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखेंगे कि कोई कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है और अपने शेयर होल्डर को भी एकदम माला माल कर देता है। और किसी किसी केस में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करता तो है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट करने के बावजूद भी कंपनी का पैसा शेयर होल्डर तक नहीं पहुंच पाता है। इसका रीजन यही होता है जो एज पर दी सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, एज पर द सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेबी रूल्स, लीगल मैटर, कंपनी रूल्स, सारा का सारा काम करके यही पैटर्न को बनाया गया है। ऑब्वियसली बड़ा लॉजिकल पैटर्न है, ऐसे ही नहीं कि हवा में बना दिया, इट्स अ वेरी लॉजिकल पैटर्न। तो सिंपल है, व्हेन ए फर्म रेज फंड्स by using equity share there is no contractual legal obligations on the firm। किसके ऊपर? फार्म के ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये कंपनी के लिए लीगली बहुत अच्छा एक बेनिफिटेड कॉन्सेप्ट है। द फर्म इज टू पे, फर्म टू पे लिखिए, टू पे ऑन द फर्म टू पे सच एन अमाउंट, टू पे सच एन अमाउंट, टू पे सच एन अमाउंट टू द शेयर होल्डर, टू दी शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। अब शेयर होल्डर का मतलब क्या है? अब ये जो शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रहे हैं ना, ये शेयर होल्डर के बारे में लिखिए। हाउएवर शेयर होल्डर knows that they have residual claim to the earnings, residual claim to the earnings, residual claim to the earnings of the company, of the company। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। रेसिडुअल क्लेम का मतलब बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों? सिंपल इसलिए, ये जो रेसिडुअल क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं ना,
रेसिडुअल मतलब जो भी लास्ट में पड़ा रहेगा, जो भी बचा कुचा अमाउंट रहेगा वो सारा का सारा। अगर बचा कुचा अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा, अगर बचा कुचा कम है तो फिर कम मिलेगा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ जैसे कैसे बताऊँ, एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद आ गया। आई थिंक वी ऑल नो इन आवर इंडियन फैमिलीज देर इज़ ए कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल फैमिली स्पेशली ऐसे फॉलो करते हैं कि घर में जब खाना बनते हैं, इफ़ अगर मैं रॉन्ग हूँ तो फिर आप ज़रूर मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा। घर में जब खाना बनता है कोई भी फूड, स्पेशली डिनर या लंच, तो पहले घर में जो भी लड़के लोग होते हैं या फिर जो भी बच्चे होते हैं उनको पहले खिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचता है, ठीक है, तो घर के जो बड़े होते हैं, लाइक जो माँ होते हैं, बुआ होते हैं, वट दादी होते हैं, तो जो भी घर के बड़े औरत होते हैं, वो लोग देखिएगा आप, ताई जी मतलब जो भी ताई जी है सॉरी, मतलब जो ताई है या चाची है, मतलब जेठी माँ, काकी माँ, ये रखो, तो उनको देखिएगा आप कि ये जो ट्रेडिशनल फैमिलीज में आज भी दिखता है कि वो लास्ट में खाते हैं और जो लास्ट में बचा हुआ होता है वो खाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर बच्चा लोग ज़्यादा खाता नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है और सारा का सारा खाना उन्हीं को मिलता है और वही लोग बैठे बैठे खाते रहते हैं। क्या करें, नष्ट नहीं करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में वो बहुत देर तक खाना खाते हैं और ख़त्म करते हैं। और फिर या फिर बाद में अगर घर में कुत्ता बिल्ली है तो उनको भी बांट देते हैं, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर जैसे के होते हैं। लेकिन घर में जो लड़के लोग हैं या फिर घर का जो बच्चा लोग है, ठीक है, पुरुष या बच्चा, इनको एक्चुअली घर का लोग माना नहीं जाता, बाहर का माना जाता है। कंपनी कॉन्सेप्ट में सोचिएगा, हाँ, मतलब सबसे पहले इनको देंगे, बचेगा तो फिर हमारा, ज़्यादा बचा तो ज़्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम मिलेगा, कुछ ना बचा तो कुछ ना मिलेगा। उस दिन शायद वो लोग और खाना और बनाए नहीं, जो भी इधर उधर मिलता है वो खा के वो दिन गुजार कर लेते हैं। क्या मैं सही बोला? तो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में क्या ऐसा देखा जाता है? ये सुन नो, बस इतना बताइए। स्टोरी जो मैंने बताया क्या कनेक्टेड है कि नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर के साथ? हाँ सर, रोशनी क्या रे? ट्रेडिशनल फैमिली, हाँ, तो नॉट नॉट मॉडर्न सिटी ड्वेलर्स, ऐसा नहीं है सर। जो लोग शहर में आजकल हम लोग जैसे स्पेशली, इसमें को बहुत कम दिखता है ऐसा, बट ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है हमारे इंडिया में, उसमें तो ये चीज़ दिखता है। क्या शंकर जी, दिखता है कि नहीं दिखता था? है हाँ दादा। बिल्कुल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है, इसी तरह बना हुआ है। ठीक है, ये बस मुझे आपको बोलते बोलते याद आ गया। तो शेयर होल्डर नोज दैट दे हैव ए रेसिडुअल क्लेम टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इन दी, ओके ठीक है, इन द इवेंट्स ऑफ, लिखिए, इन द इवेंट्स ऑफ, इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट्स ऑफ, हाँ, द कंपनी एज वेल एज, नहीं एक सेकेंड रुकिए, इसमें थोड़ा जोड़ देना चाहिए, to the earnings of the residual from the earnings of the company as well as, sorry, the company as well as, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा, इसको काट दीजिए, नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, आपके पास जगह हो तो आप लिख लीजिए, as well as to the asset of the company, to the asset of the company, to the asset of the company in the events of, in the events of, in the events of liquidation। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होता है ना, और वाइंडिंग अप, जब कंपनी को टोटली बंद किया जाता है उसको लिक्विडेशन बोलते हैं या वाइंडिंग अप बोलते हैं। उस टाइम पे तो कंपनी के एसेट भी अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले को मिलेगा, अगर कुछ भी एसेट नहीं बचता है तो इक्विटी वाले को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल क्लेम। सो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मीन्स बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर टेक ऑन, ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क उठाते हैं कि कम रिस्क उठाते हैं प्रिया, रोशनी? शेयर होल्डर टेक ऑन हायर रिस्क और लोअर रिस्क? हायर। हायर रिस्क, डेफिनेटली हायर रिस्क। ओके, हायर रिस्क एज कंपेयर टू डेप्ट प्रोवाइडर, मतलब जो भी कंपनी को लोन देते हैं, ठीक है, चाहे वो डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, उनसे ज़्यादा रिस्क ऑब्वियसली इक्विटी वाले उठाते हैं। हेंस, the RE means required rate of return, okay, required
rate of return for shareholders. Record rate of return for shareholders. Okay, record rate of return for shareholders should be greater than the yield of bonds. Obviously बॉन्ड का जो इंटरनल रिटर्न है, जिसके बारे में हम लोग एकदम अभी 2 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे, आई होप याद हो गया आपको, बॉन्ड की जो इंटरनल रिटर्न है उससे ज़्यादा इंटरनल रिटर्न इक्विटी का होना चाहिए, बिकॉज रिस्क ज़्यादा उठाते हैं ना, तो अगर ज़्यादा रिस्क उठाते हैं तो फिर हम भी रिटर्न भी तो ज़्यादा मांगेंगे, सिंपल कहानी है. हाउएवर there is an unending debate on what RE is मतलब ये जो रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इज फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव. मतलब जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक पर्सपेक्टिव, उसमें आरी का मतलब क्या है, ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर कितना आरी माना जाएगा. we have made लिखिए, we have been made responsible for certain theories मतलब एकेडमिक लेवल में एंड प्रोफेशनल लेवल में कुछ बेसिकली थ्योरी बनाया गया है. वी हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थ्योरीज ऑफ गेटिंग आरी. अब एक थ्योरी नहीं है. अब एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई ये रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है इसको फिक्स कैसे किया जाए. अब किसका रिस्क ज़्यादा है और किसका रिस्क कम है ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज बन गया. मतलब किसी के हिसाब से कुछ है, किसी के हिसाब से कुछ और है. तो क्योंकि लोगों का अलग अलग हिसाब बदलते रहते हैं, तो फिर मिनिमम या मैक्सिमम रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना होना चाहिए. बॉन्ड और डिवेंचर वाले का तो फिर भी समझ में आया, टर्म लोन वाले का भी समझ में आया, प्रेफरेंस वालों का भी समझ में आ रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कितना परसेंटेज, क्या कॉन्सेप्ट मानेंगे, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज बना है. ठीक है, मतलब ऐसे 20% इज एनफ, 25% इज एनफ, 30%, 50%, व्हाट इज द परसेंटेज, कितना इंटरनल रिटर्न रीजनेबल होगा, ये कैसे समझेंगे. तो इसके लिए कुछ थ्योरीज है, तो एक एक करके थ्योरीज को पहले देखते हैं, फिर जाके हम लोग अंतिम विचार करेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा आपको लॉजिकल लग रहा है. आप लोगों को मेरा बात अभी समझ में आया कि रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इतना देर से बताने का कोशिश कर रहा हूँ और जिसको मैंने आप लोगों को नोट डाउन भी किया, कि आप लोगों को समझ में आया, बोलिएगा. हेलो, हेलो, समझ में आया कि नहीं. ओके, अब तो आरई के बारे में बात करेंगे. आरई मीन्स जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अब एक इक्विटी शेयर होल्डर, हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ठीक है, हम लोग कितना अमाउंट रिटर्न में मांग सकते हैं, मतलब क्या हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न का सिस्टम क्या होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल बात बता सकता हूँ. जैसे हम लोग अलग अलग कितना सारा स्टॉक के बारे में सोचते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज का दिखाई दे रहा है, अदानी इज अ गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है. अदानी का लास्ट अभी अगर आप परचेस करते हो अदानी, तो 1060 में आपको इसको बाई करना होगा. मैं अदानी का केस स्टडीज़ में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न कितना होना चाहिए. तो अगर आप अदानी पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका बेसिकली माइंड सेट आप क्या बोल रहे हो कि हम अदानी में 1060 में इन्वेस्ट करेंगे. अब जो लोग ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग परसेंटेज में कितना सोचते हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. कि ट्रेडर भी मतलब अलग अलग ट्रेडर होता है, वी नो, ठीक है.
ट्रेडर होते हैं, स्काल्पर होते हैं, मतलब जो सेकंड में भी ट्रेड कर लेते हैं। जैसे 1000 में स्टार्ट हुआ था और 1060 में, मतलब अगर इस पर्टिकुलर डे में अगर किसी ने किया तो 60 रुपीज़ का अर्न तो किया है, वेरी गुड। बट ज़रूरी नहीं कि 60 मिनट्स में मतलब पूरा का पूरा वो पकड़ के रहे, ठीक है। ऐसा इंट्रा डे ट्रेडर तो 60 रुपीज़ ही कमाएगा अगर दिन के शुरुआत में वो 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ में खरीदा था और दिन के एंड पे अगर वो 1060 में बेचा तो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सवाल है कि वो कुछ टारगेट किया था कि 1060 तक जाएगा, इसका तो कोई श्योरिटी नहीं है ना, 1060 जाएगा या 1050 जाएगा, इसका श्योरिटी देना मुश्किल होता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लॉन्ग रन में फिर भी बोलना थोड़ा बहुत आइडियल हो सकता है, बट शॉर्ट रन में इसके बारे में कहना इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अप डाउन भी होता रहता है। बहुत लोग तो इस अप डाउन में भी मतलब 10-10 पैसा भी इन्वेस्ट करता है। 10 पैसा में इनकम करने के लिए आपको करोड़ों डालना होगा, तब जाके आपको शायद कुछ अमाउंट दिख जाए। और ऑब्वियसली मतलब 10 पैसा डाउन में आपका 1 करोड़ में से 10,000 का लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन सवाल है कि ये जो रिटर्न के बारे में चल रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सवाल है कि इनकम होगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड, आरई का मतलब बता रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बॉन्ड यील्ड प्लस डिफरेंशियल रिस्क, एक सेकंड, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम, बात को ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड यील्ड प्लस डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्यों बोल दिया यहां पर? एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड इज 14%। मार्केट में एक बॉन्ड है जिसका यील्डिंग है 14%, ये एग्जाम्पल है। डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम equals to 3%. It's okay. Differential risk premium is 3%. Therefore, RE for shareholder equals to 14 plus 3. 14 plus 3 equals to 17%. Okay. कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? हेलो, ये जो 17% हम लोग आरी अपने मन से बना लिए, ठीक है, मतलब देखो ये तो एजम्पशन है, इट्स ओके कि 14% मेरा बॉन्ड का रिटर्न है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में कोई बॉन्ड चल रहा है जिसमें मुझे 14% तो मार्केट में मिल ही जाएगा, ऐसा कोई बॉन्ड है मार्केट में। बट पॉइंट इज दैट रिस्क प्रीमियम 3% है, ये कौन बोल दिया? ये जो रिस्क प्रीमियम 3% हम लोगों ने मान लिया, इसका क्या गारंटी है कि रिस्क 3% ही हो? रिस्क प्रीमियम आपको 3% ही मिलना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप लोगों को याद होगा एकदम स्टार्टिंग ऑफ दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग नोट्स अगर आप लोग कॉपी चेक करेंगे तो देखेंगे, आपका जो भी कॉपी है, इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? जैसे एकदम स्टार्टिंग में रिस्क फ्री दिया जाता है, अगर थोड़ा भी याद है तो उसको बहुत काम आएगा अभी। सबसे पहले बैंक ने हमें इंटरेस्ट इसलिए दिया था, हम सेविंग्स का बात कर रहे हैं, रिस्क फ्री जो है मतलब मैं अपना परचेसिंग पावर को सेक्रीफाइस करके बैंक के पास पैसा जमा किया था, तो बैंक को बस मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई मैं अपना परचेसिंग पावर मतलब परचेस करना, मैं अपना परचेसिंग सेक्रीफाइस कर दिया, तो मेरा सेक्रीफाइस का कुछ तो कीमत मुझे मिलेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं इकोनॉमी में 3% के आसपास का हमें सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि मैंने आपका अपना करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया। मैं कुछ बर्गर खा सकता था, पिज़्ज़ा खा सकता था, कोई अच्छा कपड़ा खरीद सकता था, कोई अच्छा कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करके आपके पास पैसा रखा, तो कुछ तो दे दो। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या आया था? एनीवन कोई बता सकते हैं कि रिस्क फ्री के बाद क्या था, मतलब सेकेंड रीजन में जब हमें पैसा का इंटरेस्ट मिलता है, याद है किसी को भी? पहले तो रिस्क फ्री, उसके बाद
किसी को भी याद नहीं है? प्रिया, रोशनी, याद है क्या? रिस्क फ्री में हमें 3% मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट। बोलो सर, याद नहीं है क्या? रिस्क फ्री के बाद हमें क्या मिलता है? संकट जी, थोड़ा सा याद आ रहा है क्या? नहीं, याद नहीं आ रहा। देखिए मैं बोलता हूं, याद आ जाएगा। इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम मतलब सिंपल है, ये एफडी के केस में होता है कि अगर मैं अपना पैसा बैंक के पास मोर देन ईयर्स, 1 साल 2 साल के लिए रख देता, तो मार्केट में तो महंगाई है, अगेन मैंने अपना परचेसिंग कंजम्पशंस को सेक्रीफाइस किया, तो फिर बैंक को मैंने रख के दिया कि भाई 2 साल के लिए रखो आप, ठीक है कोई बात नहीं, बट क्यों ऐसे ही रखने दे देंगे? तो बैंक को मैं क्या बोलूँगा कि बट एटलीस्ट हमें इन्फ्लेशन प्रीमियम तो दे दो। तो 3% तो यहाँ पर मुझे मिल रहा था, और मुझे अगर मैं आज के डेट के हिसाब से बोलूँ तो और 3.5% दे दो भाई, वो इन्फ्लेशन प्रीमियम है। तो कुल मिला के ये तो मिलेगा, साथ में ये भी मिलेगा, तो दोनों मिला के हमें बैंक देता है 6.5% एफडी में, जो करेंटली हाईएस्ट रेट चल रहा है, करंट डेट के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर लास्ट में मैंने कुछ ऐसे जगह में पैसा रख दिया, मैंने कुछ ऐसा जगह में पैसा रख दिया जहाँ रिस्क है, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड हो सकता है, मतलब मार्केटेबल बॉन्ड, डिवेंचर भी हो सकता है, ठीक है, बैंक नहीं, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट भी हो सकते हैं। तो 3+3 3.5 6, ये तो मुझे मिल ही रहा था। मैं रिस्क प्रीमियम डिटरमाइन कर रहा हूँ कि मैं कितना रिस्क उठा रहा हूँ। अब ये रिस्क का अमाउंट जो है ये 5% भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए 8% भी हो सकता है, किसी के लिए 20% भी हो सकता है, अब who knows। लेकिन अगर 5 है तो फिर 3 3 6 6.5 11.5% है, 11.5%, कोई बोलेगा 14.5%। अब रिस्क प्रीमियम का मतलब सिंपल है कि अगर मैं रिस्क उठाता हूं तो मुझे ज्यादा चाहिए। हम लोग आरई का बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि हम लोग जब किसी जगह में पैसा रखते हैं तो उसके बदले अगर हमें फिक्स्ड मिलता है तो वो तो इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे बॉन्ड डिवेंचर का केस में समझना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इक्विटी के केस में रिस्क प्रीमियम, बिकॉज इक्विटी में रिस्क है, तो फिर ये रिस्क प्रीमियम सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड हो रहा है। तो जब सब्जेक्टिवली डिटरमाइन हो जाता है, ये तो मैंने इंटरेस्ट के चैप्टर में ही स्टार्टिंग में ही बोला था, तो बस उसी को मैंने एक बार फिर से रिपीट करवाया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 17% हम लोगों ने यहाँ पर निकाले, ठीक है, इसमें गड़बड़ यही है कि ये कितना सही है कितना गलत है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। अब बस इतना लिख लीजिए कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है, ये जो 17% के बारे में बात कर रहा हूँ, द ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच, द ड्रॉबैक of this approach, इस अप्रोच का ड्रॉबैक क्या है, दिस डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम, differential risk premium subjectively determined, differential risk premium subjectively determined, मतलब subjectively determined, मतलब बहुत सिंपल है ना, कि ये जो हमने 3% माना, ये सब्जेक्टिवली माना। अब ये सब्जेक्टिवली की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक का अलग अलग हो सकता है, हर एक का अलग अलग हो सकता है। अब वहीं पर तो गड़बड़ है कि किसी के लिए 3% होगा, किसके लिए 4% होगा, किसके लिए 5% होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई ये अप्रोच में ये एक प्रॉब्लम है। बॉन्ड का तो चलिए समझ में आ रहा है कि मुझे पर्टिकुलर बॉन्ड से 14% मिल रहा है, ठीक है, तो उतना रिटर्न तो मुझे इक्विटी में देना ही चाहिए, नहीं तो मैं इक्विटी क्यों खरीदूं, बॉन्ड इज मच मोर सेफर, बॉन्ड इज मच मोर सेफर, तो फिर बॉन्ड ही खरीद लेना चाहिए सेफ में, जहां पर मेरा कैपिटल लॉस नहीं है, जहां पर मेरा पूंजी बर्बाद नहीं होगा, तो मैं वहीं पर पैसा रखूंगा ना, क्यों फालतू में मैंने अपना पूंजी को बर्बाद करूंगा, एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो बर्बाद ना होने दो। तो इसलिए बॉन्ड बेहतर है इन दैट केस, अगर समझ नहीं है। लेकिन अगर रिस्क लेते हो तो फिर रिस्क का इंटरेस्ट रिटर्न भी आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है, इसलिए थोड़ा इसके अंदर लॉजिक थोड़ा कम है। क्या करना चाहिए वो तो आगे और भी अप्रोच है ना, उसमें बात तो करेंगे।
पहले बस मुझे इतना बताइए, ये बॉन्ड यील्ड प्लस डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर है। ओके, रोशनी प्रिया बोलो। হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। हाँ सर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रियलाइज्ड यील्ड बोल के एक अप्रोच होते हैं, एक एक करके एक एक अप्रोच, मतलब वो बोलते हैं ना एक एक पत्ता खोलेंगे, तो इसमें बहुत सारे हैं। फिर अंत में जाके एक गजब लेवल ऑफ अप्रोच आएगा जो उसमें आपको थोड़ा लॉजिक दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि हाँ इसमें उम्मीद की किरण है। ऐसा नहीं कि ये जो भी चल रहा है इसमें उम्मीद नहीं है, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जितना जाएंगे और लॉजिकल शायद आपको दिख जाए। तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या है, yield, that is return on a stock for a year। सिंपल मतलब है किसी एक साल में कोई एक स्टॉक हमें क्या रिटर्न देता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कोई एक स्टॉक हमें कितना रिटर्न दे सकता है, दैट इज यील्डिंग। जैसे हम लोग YTM में भी बात करते थे इसके बारे में। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, डिविडेंड शेयर है तो डिविडेंड का बात होगा, प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंटू 100। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग इस कॉन्सेप्ट में यूज जरूर करेंगे, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंटू 100। इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखे तो देखने में कुछ ऐसा होगा, D1 प्लस मतलब डिविडेंड 1 D1 प्लस प्राइस चेंज कैसे पता चलेगा, P1 माइनस P0, ओके, डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। समझ आ रहा है ना फॉर्मूला? अब देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे ही आ गया, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज। अब चेंज कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली P1 माइनस P0 करके होल डिवाइडेड बाई P0 करके, P0 मतलब बिगिनिंग प्राइस इंटू 100 करके। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच को हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पहले ये सीख लेते हैं, फिर हम लोग और गहराई में चलेंगे। तो इसको कैसे करना है, we calculate the realized yield approach for each year, in the past, each year in the past, and take its average, तो थोड़ा सा क्या करना है, रियलाइज यील्ड अप्रोच फॉर द ईच ईयर इन द पास्ट, पुराना साल में क्या हुआ है वो देखेंगे, फिर उसका एवरेज क्या हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कीजिए, समझ में आएगा, गारंटी आएगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा for the last few year, for the last few year, for the X limited, for the X limited year, dividend per share
for the year price at the end of the year. ओके तो ईयर में आप लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5. डिविडेंड पर शेयर फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 30, फोर्थ 40, थर्ड ईयर 40, फिर 50, सॉरी 20 30 40. अच्छा फोर्थ ईयर में फिर थोड़ा कम कर दीजिए 30 कर दीजिए और फिर फिफ्थ ईयर में 50 कर दीजिए, हो सकता है, नो इश्यू. ओके अच्छा फिर आप एक काम कीजिए, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब जो भी इसका पर्टिकुलर शेयर का दाम फर्स्ट ईयर के एंड पे 600, सेकेंड ईयर के एंड पे 640 चल रहा है. फिर ये 700 चल रहा था, इसमें 780 चल रहा था और इसमें आपका 750. ओके 750. ठीक है, डिविडेंड के साथ प्राइस का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली. ठीक है तो फिर ये आपका डेटा रह गया. ठीक है कि ईयर डिविडेंड पर शेयर फॉर द ईयर एंड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. अब आपको पूछा गया है कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न required by shareholder rate of return required by shareholder using the realized yield approach. ठीक है क्वेश्चन सबने लिख लिया? हेलो क्वेश्चन सभी ने लिखा? शंकर जी क्वेश्चन लिख लिया ना? प्रिया? हाँ लिख लिया. ओके हाँ सर. ओके रोशनी হয়েছে তো क्वेश्चन लिखेছিস? है दादा. ठीक अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? आपने ऑलरेडी फार्मूला लिख के रखे हैं, बस उसी फार्मूला में इसको जस्ट आपको पुट डाउन करना है. जैसे इसमें आप पहले कीजिए रिटर्न फॉर ए ईयर. तो रिटर्न फॉर ए ईयर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें फार्मूला क्या लगाना है? D1 प्लस तो वही जो हम लोगों ने पहले ही लिख के रखा ये वाला, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज बाय बिगिनिंग प्राइस इनटू 100. तो डिविडेंड मतलब D1 P1 माइनस P0. ओके P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. अब ये फॉर्मूला में आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट को एक्चुअली डालना है. तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट. रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर. अब रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर इसमें एक दिक्कत क्या है? रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर मतलब पहला जो साल है उसका रिटर्न में कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज ये इसका एक लिमिटेशन है. कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज सिंपल है, ये कंपेयर किससे करोगे? as we don't know price at the beginning of first year. हमारे पास जो डेटा है वो तो एंड ऑफ द ईयर का डेटा है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का डेटा हमें नहीं पता. जैसे फर्स्ट ईयर के एंड पे 600 का प्राइस है ये हमें पता है, बट फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में क्या दाम था ये हमें नहीं पता. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे आप फर्स्ट ईयर का हिसाब कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट यू कैन कैलकुलेट इजीली फॉर द सेकेंड ईयर. तो वो तो आपके पास अवेलेबल है ना. तो फॉर द सेकेंड ईयर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड ईयर का रिटर्न. तो ये रिटर्न आप कैसे करेंगे?
अच्छा, सेकेंड ईयर में आपको डिविडेंड कितना मिला, कोई बताएगा मुझे? रोशनी बोल, सेकेंड ईयर में डिविडेंड कितना मिला है? 30 प्लस, अच्छा प्राइस चेंज क्या, आप इस कैसे पता चलेगा? P1 माइनस P0, तो इसमें सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? P1 माइनस P0, मतलब तुम्हारा करंट प्राइस 640 है और चेंज प्राइस कितना है सेकेंड और थर्ड के बीच? 700 700 ना, 700 की फर्स्ट और सेकेंड के बीच में। और फर्स्ट 600 और 640 माइनस 600 640 माइनस 600, ओके, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस कितना होगा? 600 ना, बिगिनिंग प्राइस 600 होगा ना, इंटू 100, सो 30 प्लस 40 बाई 600 इंटू 100, तो देखिए तो कितना आ रहा है, 70 बाई 600 इंटू 100 कितना आ रहा है? 11.67%। 11.67। प्रिया आया आंसर? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया सेकेंड ईयर का रिटर्न। ओके, फर्स्ट ईयर का तो पता नहीं कर पाएंगे बिकॉज कंपैरिजन करने का कुछ है नहीं एज पर दी फॉर्मूला। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट में आप मुझे थर्ड ईयर एंड का भी बता दीजिए, थर्ड ईयर रिटर्न क्या होगा, बताना सब कोई। थर्ड ईयर रिटर्न कितना हो जाना चाहिए? 40 प्लस 700 माइनस 640 ना, डिवाइडेड बाई 640 16.7। इंटू 100। ईजी है, बहुत ही ईजी है। 16 तो नहीं होना चाहिए, 15.625 आएगा क्या? एक बार चेक कीजिएगा तो, मेरा तो ऐसा ही कुछ आ रहा है 15.625। किसी का आया? 15.625 ओके, 15.625। सिमिलरली फोर्थ ईयर के एंड का रिटर्न भी आपको इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। फॉर दी फोर्थ ईयर रिटर्न आपका सिमिलरली इसका 30 होगा, देखिएगा 30 है, 30 प्लस 780 माइनस 700 होल डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, दादा 15.71%। 15.71%। ओके, तो आपको सेकेंड ईयर का रिटर्न मिला, थर्ड ईयर का भी रिटर्न मिला, फोर्थ ईयर का भी रिटर्न मिला एंड फिफ्थ ईयर का भी आपको मिल जाएगा, फिफ्थ ईयर का भी आपको मिल जाएगा। तो फॉर दी फिफ्थ ईयर रिटर्न equals to 50 plus 750 minus 780 divided by 780 into 100। बताएंगे कितना हो रहा है? प्राइस में चेंजेस आ गया 2.564 2.56%। थैंक यू। सो फिफ्थ ईयर में जाके आपका रिटर्न कम हो गया है बिजनेस में। सो आपका आरई जो है, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो शेयर होल्डर यहाँ से डिमांड कर सकते हैं, इट्स एवरेज मेथड, यील्डिंग एवरेज यील्ड मेथड। सो एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न इक्वल्स टू एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न्स। इतना देर से आपने जो भी पास्ट रिटर्न कमाया उसको एवरेज करना है। तो एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न इक्वल्स टू 11.67 प्लस 15.625 प्लस 15.71 प्लस 2.56 होल डिवाइडेड बाय 4। 4 साल का है बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट ईयर तो मिसिंग है, तो बिकॉज फर्स्ट ईयर इज मिसिंग सो जस्ट डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर आपका 11.39%। ओके, इस तरह से भी आप रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बट लेकिन फिर भी इक्विटी के केस में ये एक तरीका है। जैसे स्टार्टिंग में बॉन्ड यील्ड प्लस
सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, बट उससे थोड़ा बेहतर लग रहा है। बॉन्ड यील्ड प्लस सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड से थोड़ा बेहतर लग रहा है, यस और नो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है कि कंपनी लास्ट कुछ ईयर से, ठीक है, डिविडेंड किस तरह से कुछ दिया जा रहा है, डिविडेंड किस तरह से कुछ ये दिया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन मिलता है? हाँ, कंपनी किस तरह, क्या परसेंटेज रेट में, पर शेयर के बेसिस में कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रहा है, या फिर क्या अमाउंट पर डिविडेंड दे रहा है, ये मिल जाता है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट फॉलो करने से मिल जाता है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और प्राइस का चेंजेस भी आपको दिख जाएगा कि किस टाइम पे क्या डिविडेंड चल रहा था और कंपनी ने क्या अमाउंट ऑफ शेयर लिया है, ठीक है। ये भी एक तरीका है कंपनी का रिकॉर्ड रिटर्न कैलकुलेट करने का, इट्स वन ऑफ द तरीका। अच्छा, ये तरीका समझ में आया? इजी तरीका है, इट्स नॉट वेरी टफ, हाँ, बहुत इजी तरीका। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला एक चीज समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत लोग, जो लोग एग्जाम में बैठोगे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मगअप करने का कोशिश करते हैं। हाँ, फॉर्मूला एग्जाम के पर्पस में मगअप करने का ज़रूरत हो सकता है, बिकॉज लेकिन अगर आप समझोगे और समझ के याद रखोगे तो आपको मगअप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज सब लॉजिकल कॉन्सेप्ट में चल रहा है, और आप लोगों को एक सुविधा क्या है कि स्टॉक मार्केट के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ एकदम कनेक्ट नहीं होता, तो फिर इन दैट केस उनको समझाना थोड़ा मेरे लिए या कोई भी टीचर के लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वो सिर्फ उनको सिर्फ मैथ समझ में आता है कि हाँ दिस इज मैथमेटिकली डन, बट प्रैक्टिकली क्या हुआ है ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे रोशनी, प्रिया, ये लोग, ज्योति इज ऑल्सो नॉट हियर नाउ टुडे, मतलब ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है, सभी के डीमैट अकाउंट है, सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर स्टॉक के क्लास भी करते हैं। तो ये इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि स्टॉक के क्लास भी अगर आप रहते हो, तो मतलब क्लास करते हैं ना जो भी, उनके लिए मुझे फिनांस समझाना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ फिनांस अगर समझाना हो ना तो समझा तो सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली समझाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये क्या होता है ना, आंखों के सामने इमेज कर पा, मतलब इमेजिन कर पा रहे, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तरीका भी समझ में आ रहा है, यस हो सकता है। लेकिन ये अगर स्टॉक का समझ ना हो ना, स्टॉक मार्केट का या फिनेंशियल में जो होता है, तो फिर वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कोई भी चीज़ मैंने देखा, अगर कोई बंदा एक बार कर लिया ना तो उसका लगता है कि क्या इजी है, लेकिन जब तक उस मैटर पे नॉलेज ना हो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ चीज़ है। ऐसा हो लगता है ना प्रिया? प्रिया को ज़रूर पता होगा कि जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो आपको क्या लगता था, बाप रे बाप स्टॉक मार्केट। मुझे भी अपना फीलिंग्स ऐसे आते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पता कर लिया, अब ऐसे फील नहीं होता धीरे धीरे कि ठीक है, समझने लायक है, ऐसा भी कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हाँ सर। सर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, हमेशा से सुना था बचपन से, लेकिन बस एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से था कि सीखूं इसको क्या होता है। न्यूज़ में हमेशा एनएससी क्या होता है, बीएससी आता था, तो सीखने का मन किया। ये बात तो सही है, नहीं सीरियसली, मतलब ये मैंने देखा, मैं अपने लाइफ में भी देखा और स्टूडेंट के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखा। कोई भी चीज़ जब तक नहीं करता है ना, तो जैसे बहुत लोग जो न्यू कमर होते हैं फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो बात करने के टाइम पे ना उनको ना ऐसे परसेप्शन है सबका, आप लोगों के मन में था, आप लोग जब आए थे न्यू न्यू, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट सीख पाएंगे, क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे सब सीखना है, हाँ। मतलब मैं जब उनको बताता हूँ तो कोई कोई थोड़ा कन्विंस होते हैं, कोई कोई कन्विंस नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट है, सभी के मन में ना ऐसा लगता है कि बाप रे बाप बहुत बड़ा कुछ है। तो ये नॉट ओनली इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। जब तक जाने नहीं लगता है कि भाई बहुत बड़ी कुछ चीज़ है, लेकिन जब जान गए तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा ऐसा है। ऐसा ही है ना रोशनी? सीखने के बाद हर चीज आसान लगता है। एकदम दादा है दादा। अब चलो सर, कोई भी चीज़ दुनिया में टफ तो नहीं होता मेरे हिसाब से। ऐसे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता, मतलब जो कंप्यूटर का जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, क्लाउड आर्किटेक्ट जो आजकल बड़ा मतलब पॉपुलर पढ़ाई में से भी एक है और डिमांडिंग भी माना जाता है। क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड डिजाइनिंग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, बात जब सुनते हैं ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने वाला होगा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंस जब मैं उसमें यूज़ करता हूँ तब मैं फील करता हूँ अगर ये भी कोशिश करे तो ये भी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको एकदम बॉर्न IITians होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जरूरी है क्या
कि आप IIT क्रैक करोगे तभी आपको कोडिंग सीखने को मिलेगा या प्रोग्राम कर सकते हो या फिर समथिंग लाइक दैट। कोशिश करोगे तो वो भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। शंकर जी क्या सही है ये जो परसेप्शन है, सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं सब लोग ना एक बार जैसे मैं ना वेबसाइट डेवलप कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब कोई ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट वाला। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इन द सेंस कुछ उसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। तो जैसे कि ये मेरा जो है ना, ये सब मैं खुद ही डेवलप कर लेता हूँ, लाइक वर्डप्रेस, जुमला, ठीक है। ये सब मुझे वहाँ पर प्योर कोडिंग नहीं चाहिए होता है, बट हाँ सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का नॉलेज चाहिए होता है। तो मैं उसके थ्रू से बिल्ड कर लेता हूँ, अपना जितना ज़रूरी है मैं इतना वेबसाइट तो बना लेता हूँ। थोड़ा बहुत कोडिंग मुझे आता है थोड़ा सा, और ये मिसेस को आता है, मतलब आप लोगों को मैम जो है तो उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा था तो उनको आता है। तो मैं कोड, वो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कंप्यूटर गीक नहीं है, बट उनको पता है, वो पढ़ा था कंप्यूटर साइंस। तो मैं उनको पूछ लेता हूँ भाई प्रोग्राम तो बता दो कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो उनको प्रोग्राम रन कराना होता है। तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा ज़रूरी होता है, एकदम पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। जैसे ये वेबसाइट मैंने खुद से ही बनाया, ठीक है। और एक वेबसाइट काफ़ी, 2-3 मेरा अपना काम मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। एकदम एक कंप्लीट मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आई कैन बिल्ड। आप लोगों में से कई बार मैंने बोला भी है कि अपने लिए तो मैं अपना एक वेबसाइट तो आराम से बना लूँगा, हाँ किसी दूसरे के लिए शायद और थोड़ा नॉलेज चाहिए। मैं किसी मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स का मैंने बना के दिया था कि करके देखो कि अच्छा लगे, तो बोला था हाँ सर पसंद आया है। रिसेंटली एक लड़का है मेरा, AC सर्विसिंग का काम करता है, तो उसको मैंने एक बोला कि तुम अगर करोगे तो मैं तुम्हें करके दूंगा। तो एक देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एयर कूलिंग ऐसे ही दिखा रहा हूँ, हाँ मतलब ऐसा और कोई इरादा नहीं है मेरा। ये aircoolingcenter.com बोल के, ठीक है। एक .com में है और एक .in में है। ये भी मैंने और भाई भी थोड़ा हेल्प किया था मुझे, मैंने उसको सिखाया तो फिर उसने भी मुझे हेल्प किया। ये एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या क्या काम होता है पूरा का पूरा पेज को बिल्ड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक स्पेशल चीज़ें इस बार सीखा था मैंने, तो वो भी ऐड किया है। ये बुक करना होता है ना, तो वो भी मैंने किया यहाँ पर। ये जैसे अगर सर्विस किसी को चाहिए, ऐसी इंस्टॉलेशन अन इंस्टॉलेशन, तो वो भी कर दिया। फिर यहाँ पर अगर वर्कर कितना चाहिए एक, तो आप बुक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप से डायरेक्ट चैटिंग भी हो सकता है। अच्छा हुआ है। ये जस्ट मेरा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, मतलब इट्स काइंड ऑफ माई हॉबी है। मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, कभी भी, जैसे जैसे इस बार लॉकडाउन में काफ़ी देर तक मैंने घर पे जाके था, तो मैंने सोचा कि क्या है, मतलब कुछ तो करते हैं जब भी थोड़ा मौका मिले। तो जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं वेब डिज़ाइन कर लेता हूँ। शंकर जी ठीक ठाक तो लग रहा है? ऐसा कोई कोर्स किया गया आपने? बहुत अच्छा किया है ये तो आपने। नहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा कोर्स किया गया आपने नहीं वेब नहीं, डिजाइनिंग का? ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है सच। हाँ देखिए, कोई भी चीज़ मतलब कोई कहीं पर जाके कुछ नहीं किया, वही घर पे बैठे बैठे कुछ कंटेंट होता है ना, तो कंटेंट रीड किया मैंने और कुछ किताबें पढ़ा। तो फिर वो अच्छा। पढ़ के और फिर ज़रूरत पड़ने से कभी कभी थोड़ा यूट्यूब का हेल्प ले लिया। वो होता है कोई कोई बताते रहता है ऐसे हो सकता है ऐसा होता है। तो इस तरह से बेसिकली मैंने रीड बहुत किया, मतलब जब भी मुझे कुछ मन हुआ, तो बहुत लोग कंटेंट लिखते हैं तो मैंने उनको पढ़ा बहुत सारा, जो वेबसाइट क्या है, वेब डिज़ाइन कैसे होता है। तो वो लोग ना एकदम छोटा छोटा बॉक्स बना के ना, जैसे कंप्यूटर बुक्स में जैसे होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसको पढ़ पढ़ के मुझे मन हुआ कि चलो करते हैं। काइंड ऑफ मेरा एक तरह का हॉबी बन गया है। मतलब कभी भी कोई भी मुझे बोलता है ना, इवन ई-कॉमर्स भी बना सकता हूँ आजकल, ऐसा मतलब जज्बा चल गया है कि फ्लिपकार्ट जैसे भी बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शायद फ्लिपकार्ट जैसा शायद थोड़ा सा ऑब्वियसली उनके जैसा ना हो, बट हाँ ऐसा कर सकता हूँ। आजकल एक सोचा हूँ कि ऐसे मन में चल रहा है कि एक सोशल साइट भी बनाना है, अब पता नहीं कैसे बनाएंगे, देखते हैं, होगा तो अच्छा लगेगा। एक सोच रहा हूँ भी इसको इसी को ना ऐप में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे ऐप बिल्डअप करना है। जैसे वेबसाइट में है, इसको ऐप बना देंगे। अब इसका एक सीख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ उसको, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ ही मेरा झगड़ा लग गया। तो वो बंदा बोल रहा है कि वेबसाइट बनाने के लिए 5 लाख 10 लाख का खर्चा होता है, आप कैसे बना लोगे, आप थोड़ी ना, आप तो फाइनेंस प्रोफेशंस के थ्रू से हो। हम बोले देखो, अगर कोशिश किया जाए तो हर चीज़ हो सकता है, ढूंढो तो सही। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप जिस फील्ड से हो उसी फील्ड में
आपको हमेशा मतलब उसी का नॉलेज होगा, दूसरा नॉलेज आप ले नहीं सकते। तो मैं बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो मेरे साथ झगड़ा करते ही रहा। फिर बाद में मेरे प्रूफ लेने के लिए मेरे को एक बार बोला कि मेरे लिए एक बना के दो। मैं बोली पैसा देना पड़ेगा क्योंकि बनाने में उसको खर्चा बोलिए होता 5 लाख रुपए दे दो। सीरियसली बोलते हैं 5 लाख चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। उसका कोई भैया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ उसने बोला है, आप कैसे बना सकते हो। मैं बोली नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिर थोड़ी ना मैं दूसरे को बोलूंगा कि मैंने किया, तो फिर अगला दिन वो मुझे टास्क दे दे तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा। जस्ट हॉबी है अभी। ठीक है, बस ऐसे ही बोलते बोलते मैंने बोल दिया, वो अचानक से कॉन्सेप्ट आया। अच्छा चलिए, प्रिया कैसा हुआ है वेबसाइट? दोनों, एक तो मेरा वाला तो आप लोग देखे भी हो बहुत बार। बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक ठाक हुआ है? इससे बहुत ही अच्छा हुआ है। चलो सर, देखते हैं सर और बेहतर है। अभी करेंगे, एक क्लासेस के लिए ही करेंगे। एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर आप लोग कभी भी आके कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है ना, बाद में वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं उसी के लिए भी एक करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप आओगे। सपोज कोई सीए में है, कोई सीएमए में है, कोई सीएस कर रहा है या सीएफए करना चाहता है या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन लेना चाहता है, जस्ट क्लिक करेगा, वहाँ पर सारा का सारा कोर्सेज रहेगा। एक ऐसा अभी काम करना चालू करेंगे, प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं किए। वही टाइम नहीं मिल पाता, दिन में 3-3 क्लास करने के बाद ना दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि और एफिशिएंट होना पड़ेगा। पता नहीं और एफिशिएंट कैसे बन पाऊँ, सीरियसली बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा। ओके ठीक है। CAPM, CAPM के बारे में ये बहुत सेलिब्रेटेड एक टॉपिक है। चलिए आ जाइए, मेरा काम से छोड़िए, तो मेरा हॉबी में शो कर दिया मैंने, मौका मिला। अच्छा कैपिटल एसेट प्राइसिंग, ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है ना, ये बहुत सेलिब्रेटेड है। मैं इसमें स्टार मार्क्स इसलिए लगाया, सीरियसली बहुत सेलिब्रेटेड मॉडल है। और ये मॉडल का यूज़ आज भी होता है मार्केट में, आज भी होता है, और इसको यूज़ बहुत लोग करते हैं। और भी मॉडल है बट CAPM इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड। तो CAPM में क्या होता है, लिखिए, CAPM इज वन ऑफ द मोस्ट celebrated models in finance. Let us sequentially divide the CAPM. बहुत कॉन्सेप्चुअल है, देखिए एक एक करके बताता हूँ। सिक्वेंशियली बात करेंगे। स्टेप 1, हेडिंग कीजिए स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या सीखेंगे? स्टार्ट विथ रिस्क फ्री rate. Start with risk free rate. Okay, start with risk free rate, that is yield on गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान से सुनिएगा, हाँ बताता हूँ। स्टार्ट विथ रिस्क फ्री रेट। जैसे मैंने रिस्क फ्री का बात किया, रिस्क फ्री रेट मतलब जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक चीज बताइए मुझे, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क होगा? हेलो, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क होगा? क्या लगता है आप लोगों को? ना दादा। नहीं नो होगा। सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे ये देखिए, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफर देन बैंक, सीरियसली नॉट जोकिंग, इवन बैंक से ज्यादा मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटीड होता है। ठीक है, तो जिसमें गवर्नमेंट का गारंटी होता है ना, उसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, नॉट लाइक स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली, बट फिर भी बैंक से अगर आपको ज्यादा मिले तो क्यों ना, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ रेट दिया हुआ है कि 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड वर्सेस बैंक एफडीज, ऐसे देखा गया है कि अगर 10 साल का कुछ ऐसे देखा गया, 91 डेज का कितना है,
एफडीज में अगर 5.40 का करंट में चल रहा है, करंट डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5.80 दिया है। 20 साल के हिसाब से अगर एफडी ने कुछ नहीं दिया, एफडी का 20 साल का होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6.46 का रिटर्न दिया है। 40 साल का भी एफडी नहीं होता, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 6.51% के आसपास का रिटर्न है। हाँ, 364 दिन के हिसाब से देखा गया है एफडी थोड़ा हायर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ा लोअर में है। 182 में भी एफडी थोड़ा हायर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ा पीछे है। मतलब थोड़ा सा 5 साल 10 साल के हिसाब से देखा गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्डिंग जो है, मतलब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो बैंक से ज़्यादा बेहतर देखा गया है, इवन मोर देन 5 ईयर्स। वो ये तो बस थोड़ा सा कुछ डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग इसको एकदम एक एक करके कभी रिसर्च करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा। ये लॉगिन मेरा इसमें ना थोड़ा किसी कारण से फेलियर हो रहा है, नहीं तो मैं आपको ना एक एक करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखाता। ठीक है, चलिए किसी दूसरा दिन ज़रूर मैं दिखा सकता हूँ, नो इशू। तो करेंटली मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, स्टार्ट विद रिस्क फ्री रेट, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क नहीं है, तो फिर उसमें जो रिटर्न आपको मिले ना, उतना रिटर्न तो आप हमेशा मांग सकते हो। तो एक जैसे अभी करेंटली 5.5 ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड रेट मान के आपको चलूंगा। यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, से फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री, हाँ RF लिखेंगे 6%, ठीक है 6%, जो स्टैंडर्ड है अपने इंडिया में, काफ़ी स्टैंडर्ड है 6%। तो ये है हमारा स्टेप 1। मैं एक एक करके बताता हूँ स्टेप 1 में ये इसको क्यों लिखे, फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टेप 2 में। ओके, स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में वी आर बाइंग द स्टॉक ऑफ टिस्को। टिस्को मीन्स आज के डेट में टाटा स्टील, हाँ टिस्को मतलब टाटा स्टील, टाटा स्टील का पुराना नाम है टाटा स्टील, ठीक है। वी आर बाइंग द स्टॉक ऑफ टिस्को, दैट इज वी आर टेकिंग रिस्क। टिस्को तो कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, तो फिर रिस्क तो है ना टिस्को के शेयर में। सो वी रिक्वायर्ड अ ग्रेटर देन RF, मतलब इतना रिटर्न तो जरूर मांगेंगे जो रिस्क फ्री से तो ज्यादा हो, इतना रिटर्न तो जरूर मांगेंगे जो रिस्क फ्री से तो ज्यादा हो, ठीक है RF। तो रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू ग्रेटर देन RF। सो हम ऐसे लिख सकते हैं RE इक्वल्स टू RF प्लस RP, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न जितना परसेंटेज है उसके साथ साथ रिस्क प्रीमियम, या फिर वी कैन से RF का वैल्यूएशन वी नो, जैसे कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड देता है वो तो हमें चाहिए ही, साथ में मुझे रिस्क प्रीमियम चाहिए। बट दिस इज द प्रॉब्लम, रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए इससे हमें कोई नॉलेज नहीं है। अगर सब्जेक्टिवली डिटरमाइन करेंगे, 3% बोले 4% बोले, मुश्किल में हो सकता है। कैसे पता कि भाई कितना होगा? इसके लिए हम लोग एक गजब पॉइंट बात करेंगे, बीटा सीखेंगे। बीटा आप लोग सुने होंगे शायद मार्केट में कि बीटा का यूज होता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर को समझने के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में लिखिए जस्ट द रेलिवेंट रिस्क in CAPM is systematic risk captured by beta, ठीक, सिस्टेमेटिक रिस्क कैप्चर्ड बाय बीटा। अब बीटा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बीटा ऑफ ए, बी को थोड़ा सा टान के करना चाहिए, आप लोग जानते हो, बीटा ऑफ ए स्टॉक रेफर्स टू सेंसिटिविटी, मतलब कोई स्टॉक कितना सेंसिटिव है उसके लिए बीटा चेक करना पड़ता है, ठीक है, सेंसिटिविटी। ये टेक्निकल एनालिसिस में भी सिखाया जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा पाया, ठीक है। आई होप कि फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद हम लोग टेक्निकल का कोर्स चालू कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इतना वास्ट में आ गए अभी फंडामेंटल में, उसके बाद टेक्निकल में बात करेंगे। बीटा ऑफ ए स्टॉक रेफर्स टू सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। On market to the sensitivity of the stocks return to the return of market portfolio, to the return of market portfolio, market portfolio। ब्रैकेट में लिख दीजिए रीड सेंसेक्स। जैसे हम लोग कभी भी सेंसेक्स को देखते हैं, से फॉर एग्जांपल ये जैसे सेंसेक्स है, अब ये सेंसेक्स में ये अप डाउन हो रहा है ना, तो ये अप डाउन किस लिए हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर जो भी शेयर्स है, नॉर्मली सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट है कि ये बेस्ट 30, आज मार्केट अच्छा खासा गेन किया है, बेस्ट 30 स्टॉक जो है सेंसेक्स के अंदर, उसका एवरेज लेके वेटेड एवरेज लेके होता है। अब लोगों को मैंने बेसिक के क्लास में सिखाया था, फिर अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मैं बात करता हूं, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव में बेस 30 स्टॉक्स लेके होता है। तो वो बेस 30 स्टॉक्स का जो रिस्कनेस है ना, जो सेंसिटिविटी है, वही बेसिकली सेंसेक्स को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कराता है। ठीक है, मतलब पर स्टॉक का, मतलब इसमें सेंसेक्स में एक कोई शेयर तो नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई एक शेयर का अपना रिस्क है, लेकिन सेंसेक्स में, निफ्टी में उनका, मतलब निफ्टी के अंदर जैसे टॉप 50 ऑफ द निफ्टी, मतलब जिसमें निफ्टी एनएससी जो निफ्टी है वो बेस्ट 50 स्टॉक का जो है उसका डेटा यहाँ पर है, तो जिसके कारण ये अप डाउन होता रहता है। तो चलिए मैं इसका यूज आपको थोड़ा सा तो जरूर अभी जरूर सीखेंगे आप, ठीक है, डिटेल्स तो आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। द रेलिवेंट रिस्क इन CAPM इज सिस्टमेटिक रिस्क कैप्चर्ड बाय बीटा। बीटा ऑफ ए स्टॉक रेफर्स टू सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न टू द रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। अब मार्केट पोर्टफोलियो मतलब जैसे सेंसेक्स एक पोर्टफोलियो है, सेंसेक्स एक पोर्टफोलियो है कि नहीं है, आप बताइए मुझे। आप लोग ऐसे, हम लोग बहुत बात करते हैं ना पोर्टफोलियो के बारे में, ऑब्वियसली ये तो एक 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो ही है, ये सर नो, ये सॉरी ये तो निफ्टी है, सेंसेक्स 30 स्टॉक का है, निफ्टी 50 स्टॉक का है, ये क्लियर है ना, ये 50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है। बहुत लोग जब स्टार्टिंग में, इवन जो थोड़ा सेफ हैंड खेलना चाहता है ना, सेफ मतलब जिनको अपना कैपिटल बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है, जिनको कैपिटल लॉस करने में इट्स डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, रिस्क एपिटाइट सबका अलग होता है। मैंने देखा कि जिनको रिस्क लेने में थोड़ा चिंता होता है, वो ऑब्वियसली निफ्टी या सेंसेक्स के साथ ही रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस्ट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका हाई है उसी कंपनी नॉर्मली होता है, इस पर ग्रोथ कम होता है, मतलब आपको बहुत रिटर्न मिलेगा ऐसा चांसेस बहुत कम होता है। कभी कभी तो मार्केट अगर बहुत फ्लैट रहे ना, तो फिर इनकम भी जस्ट बेटर देन बैंक, ठीक है, 7% 8%। अगर मार्केट बहुत फ्लैट रहे, मार्केट बहुत हाई ट्रेंड में रहे, तो ऑब्वियसली 15% के आसपास के रिटर्न कमाया जरूर जा सकता है। निफ्टी सेंसेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं, कोई स्टॉक, एक आध स्टॉक अगर अच्छा कर दे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर आप जो नेक्स्ट निफ्टी 50 में है, जो निफ्टी 500 में है, जो निफ्टी 100 में है, अगर आप उनका एनालिसिस कर सकते हो और उनमें से अगर कोई पोर्टफोलियो चूज करके अगर आप रिटर्न कमाने का जगह बनाते हो, तो वो आपको बहुत बड़ा कुछ दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत हाई होता है। क्या पता जो आज निफ्टी 500 में है, कल वो निफ्टी 500 से ही बाहर हो जाए, या फिर जो आज निफ्टी 100 में वो 100 से बाहर हो जाए, और बाहर तभी होते हैं जब बिजनेस खराब होता है। तो ये रिस्क फैक्टर तो ऑब्वियसली इज देयर। ऑब्वियसली जो निफ्टी 50 में है उनका रिस्क फैक्टर कॉम्पेरेटिवली लोअर है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। नाउ अब इसको यूज कैसे करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, कि ठीक है सभी कुछ समझ में आ रहा है, बट हाउ टू यूज बीटा। अब ये बीटा ऑफ द स्टॉक कैलकुलेशंस, अभी हम लोग थोड़ा इसको क्या करेंगे, बीटा ना, ये रिसर्च एनालिस्ट लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग पूरा स्टॉक के रिस्क फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। हम लोग अभी बीटा कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो नहीं देखेंगे, हमें बीटा मिलेगा, अब वो मिला हुआ बीटा को कैसे यूज करना है, मतलब एप्लीकेटिव एरिया को हम लोग मेनली देखेंगे, ठीक है, मतलब कैसे बीटा आया, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपके पास टाटा स्टील है, आपके पास रिलायंस है, आपके पास बंधन बैंक है, ठीक है, तो टाटा स्टील, रिलायंस, बंधन बैंक। टाटा स्टील का बीटा बता रहा है 2, रिलायंस का बीटा 2.5,
बंधन बैंक का बीटा 0.5। सेंसिटिविटी, हाँ रिस्क फैक्टर नहीं, रिस्क के कारण सेंसिटिव होते हैं, दिस इज सेंसिटिविटी। तो जो बीटा आपको गिवन है, अब सवाल है कि ये बीटा को यूज कैसे करेंगे। ये बीटा आपको मिल जाएगा, अगर आप मनी कंट्रोल भी ढूंढोगे आपको वहां पर भी बीटा मिलेगा। तो वो बीटा को कैसे यूज करना है मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। इफ मार्केट से फॉर एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी changes by 1, okay, if market, that market मतलब सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है। if market changes by 1, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर मार्केट चेंजेस बाय 1 और बीटा है 2, 2.5, 0.5, दैट मीन्स कि टाटा स्टील changes by 2 point, okay, Reliance changes by 2.5 points and Bandhan Bank changes by 0.5 points, okay, ठीक है। वो तो वो भी समझ में आ रहा है कि हाँ बीटा सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक को डिनोट करता है। अगर मार्केट 1% में चेंजेस होता है तो ये 2% में चेंजेस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर दी चेंजेस। अगर ये मार्केट 1% पॉजिटिव है तो ये भी 2% पॉजिटिव होगा, अगर मार्केट 1% नेगेटिव है तो ये भी 2.5% नेगेटिव होगा, सेम टू सेम, जैसे सबके ऊपर सिमिलर एप्लीकेबल होगा। नाउ अगेन स्टेप 4। अब स्टेप 4 आपको क्या बताएगा, ध्यान दीजिए, मैं बाद में क्वेश्चंस लूंगा जो भी आपके मन में चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ऑब्वियसली जीसेक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, एंड मार्केट पोर्टफोलियो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मार्केट पोर्टफोलियो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अब बीटा दोनों का आपको चाहिए, रिटर्न भी आपको दोनों का चाहिए, ये दोनों आप जानते हो, ठीक है। आप कभी भी मनी कंट्रोल विजिट कीजिए, किसी भी कंपनी का बीटा ढूंढिए आपको मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना हो सकेगा, सेंसिटिविटी नहीं है इसका ज़्यादा, बिकॉज ये तो फ्लैटर है तो जीरो है। रिटर्न इसका आपको पता है गवर्नमेंट का रिस्क फ्री है, तो ये आपको 6% दे रहा है, हम लोग स्टार्टिंग में ही मान के चल रहे थे। मार्केट पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो इसका बीटा है 1, ठीक है, मार्केट का रेट बीटा है 1, और आपको क्या चाहिए, आरएम चाहिए, ठीक है, यू नीड आरएम। तो कैसे मिलेगा आपको आरएम, मतलब रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट, आपको यही चाहिए ना, मार्केट रिस्क प्रीमियम, आरएम मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम। नीचे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा सुनिए पेशेंसली। सो मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू RM माइनस RF, ओके, मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू RM मतलब मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री, मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री, एंड दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो RM माइनस RF, तो अगर RM हमारा 11 होता है, ये मार्केट रिस्क बता दिया, जब मार्केट का बीटा 1 है और मार्केट का रिटर्न 11% है, मार्केट इन द सेंस सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न, ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न अगर 11% है, ठीक है, अगर आप लास्ट 2 महीना 1 साल में अगर आप देखें सेंसेक्स निफ्टी कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है, आप इजीली उसको पता कर सकते हो कि मार्केट में कितना रिटर्न सेंसेक्स निफ्टी ने दिया है। सो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6, so that is equals to 5%, equals to 5%. So this is the extra return, this is the extra return required for 1 beta, सॉरी बीटा का साइन दे दीजिए, फॉर 1 बीटा। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न आप मार्केट से डिमांड करोगे आरई,
तो ये 1 बीटा एक्स्ट्रा के लिए आपको 5% चाहिए। जैसे कि फॉर टाटा स्टील कैसे यूज करेंगे इसको? फॉर टाटा स्टील आपका बीटा कितना है? 2 है, ठीक है। अच्छा, रिस्क प्रीमियम तो बीटा 2 है, देयरफॉर रिस्क प्रीमियम आपको रिस्क प्रीमियम चाहिए, तो रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू कितना है? 5, बीटा कितना है? 2, सो आपको 10% का रिटर्न आपको यहाँ से चाहिए। अच्छा नहीं, रिस्क प्रीमियम चाहिए, सो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 6 तो आपको मिलना ही मिलना है जो आपको रिस्क फ्री देता है, और साथ में और 10% आपको चाहिए। तो टाटा स्टील से आपको, क्योंकि उसका बीटा 2 है और मार्केट रिस्क प्रीमियम 5 निकाला, तो टाटा से आपको 16% का रिक्वायर्ड चाहिए। सो टाटा स्टील से आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 16%, तो ऑब्वियसली सिमिलर कॉन्सेप्ट में आप रिलायंस का भी निकाल के बताइए मुझे। सिमिलर कॉन्सेप्ट में आप मुझे रिलायंस का भी बताइए, एंड सेम कॉन्सेप्ट में आप मुझे बंधन का भी बताइए। बताएंगे क्या? प्रिया बोलो। जैसे कॉन्सेप्ट में टाटा स्टील का रिक्वायर्ड रिटर्न निकाले, सेम कॉन्सेप्ट में आप रिलायंस एंड बंधन बैंक दोनों का निकाल के बताइए ना, हो जाएगा ना? रिलायंस का बीटा कितना बोला है? 2.5। आपका आरपी हाँ बोलो। आरडी 18.5, रिलायंस 18.5, हाँ ठीक है। आरपी हो गया आपका 5 इंटू 2.5, सो दिस बिकम 5 इंटू 25 ना, नहीं तो 5 इंटू 2.5, 12.5, 2.5, 12.5। 12.5। सो आर ई कितना हो जाएगा? 6 तो आपको मिलेगा ही, और 12.5 तो आपको चाहिए, तो दैट बिकम 18.5%। रिलायंस से आपको मिनिमम रिटर्न चाहिए। सिमिलरली बंधन बैंक का बीटा कितना है? 0.5 है। मतलब 8.5 हो गए बंधन बैंक। बंधन बैंक 8.5 होगा। आर पी इक्वल्स टू 5 इंटू 0.5, सो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.5 कितना हो जाता है? 2.5 प्लस 6 इक्वल्स टू 8.5%। तो इस तरह से आपको बीटा यूज कर लेना चाहिए, इस तरह से आपको बीटा यूज कर लेना चाहिए। लिख लिए? हो गया सबका? है दादा। अब जाके चेक कीजिए। ये देखिए, मैं आपको अगर रिलायंस का ही दिखा दूं, जस्ट आप गूगल में लिखिए बीटा ऑफ रिलायंस, ठीक है। जैसे मैंने बीटा ऑफ रिलायंस लिखा, अब मनी कंट्रोल में जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए आपको बीटा दिख रहा होगा 1.03, दिखाई दिया? रिलायंस का बीटा ही दिखाई दिया ना आप लोगों को? हेलो, नहीं दिखा क्या? ना दादा। हाँ नहीं दिखा दिखा? मैं भी तो दिखाया, 1 मिनट फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देख रोशनी, मैंने गोला किया तो बीटा 1.03 है अभी करेंटली, करंट हाँ रिलायंस हाँ हाँ। बीटा 1.03 है, मैं गोला भी किया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कंपनी का बीटा ढूंढ सकते हो, मार्केट का चेंजेस समझ सकते हो, ठीक है, मार्केट का रिटर्न ढूंढ सकते हो। मैं प्रैक्टिकल इस पे और बात करूंगा, लेकिन बिफोर दैट मैं थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट है वो पहले थोड़ा मैं बता दूं, ठीक है। तो शंकर जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? काफी हाँ लॉजिकल क्लियर लगा? हो गया हाँ। काफी हम्म, लॉजिकल है।
ठीक है, कि अगर हमें बीटा पता चल जाता है तो फिर उस बीटा को यूज़ करके भी हम पर्टिकुलर स्टॉक में क्या रिक्वायर्ड रिटर्न होना चाहिए उसका भी हम लोग एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। प्रिया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, एक्चुअली वो बीच में मेरा वो माइक पे पता नहीं क्या हो जाता है सर। ओके, समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है। Hence, to generalize, hence to generalize, required return equals to, मतलब अगर लास्ट में हम लोग रिक्वायर्ड रिटर्न का सिंप्लीफिकेशन मतलब जनरलाइज करें, आर एफ प्लस फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है, आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है, आर एफ रिस्क फ्री प्लस रिस्क मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री इंटू बीटा। अगर आपको ये पता चल गए तो फिर आप आराम से आई का पता लगा सकते हो। कुछ डेटा तो आपको ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने अभी किया इसको बोलते हैं, इसका क्या नाम है बोलो तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ CAPM, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ CAPM, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन तो ठीक है, समझ में आया। एक आप लोग एक काम करें, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर ले। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप एक सिंपल करें कि सपोज दिस इज़ योर 0, ठीक है, ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज आपका y एक्सिस, दिस लाइन रिप्रेजेंट बीटा, ठीक है। ये आपका जो x एक्सिस है ये आपका बीटा रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिस्क सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, एंड वाई लाइन जो है आपका वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केसेस में आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि अगर आपका बीटा, मार्केट बीटा अगर 1 है, ठीक है, मार्केट बीटा अगर आपका 1 है तो फिर आपका रिस्क फ्री जोन से आपको चालू करना है, मतलब ये दिस इज आपका रिस्क फ्री जोन, ठीक है। ये जो एरिया है ये एरिया आपका रिस्क फ्री है, मतलब इतना तो आपको मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप ये रिटर्न आपको मिल ही जाना चाहिए 0 के ऊपर से। अब आप क्या करेंगे, धीरे 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 आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो स्लोप क्रिएट होगा, अब पॉइंट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ये जो एरिया जहां पर एक्चुअली आप आपका सेंसिटिविटी को कनेक्ट करते हो, जो बीटा एरिया है, ठीक है, जो 1 हम लोगों ने मार्केट के हिसाब से सोचा, दिस इज योर मार्केट, ओके, दिस इज योर मार्केट, एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप, एंड दिस स्लोप इज एक्चुअली आपका मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री जोन। तो मार्केट रिस्क फ्री को हटा दोगे तो बाकी जो एरिया आपका बच रहा है ना वो आपका हो जाएगा मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब वो जितना रिस्क होगा उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी फॉर्मूला में लिखा वही चीज़ हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, मतलब ये एरिया आपका रिस्क फ्री जोन में है, ये इधर, इसके बाद ये जो मार्केट रिस्क प्रीमियम यहाँ पर जाके आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचते हो जो मार्केट के साथ कनेक्ट करता है, फिर आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करते हो उसका स्लोप क्रिएट होता है जिसमें मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री, ये मार्केट रिस्क है, यहां से रिस्क फ्री को हटा दो तो बाकी एरिया आपका रिस्क प्रीमियम जोन बन जाता है। तो हम लोग इसको आराम से बोल सकते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम एरिया, जो एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करके हिसाब लगा रहे थे कि कितना रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल सकता है। समझ में आ रहा है? हेलो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आया? यस और नो? है दादा। संकट जी, प्रिया, क्लियर है ना ग्राफ? हाँ क्लियर है। हाँ सर। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल करेंगे तो आज का क्लास का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एकदम कंप्लीशन हो जाएगा। यील्ड ऑन ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी मीन्स बेसिकली सरकार का होता है, ठीक है। तो यील्ड ऑन ट्रेजरी 4%, ठीक है। एक्सपेक्टेड टी बिल भी बोलते हैं ना, टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो
13%. Find out the required return on a stock with a beta इक्वल्स टू 2. ठीक है, हो जाएगा ना? तो इसका आंसर कैसे करना चाहिए? एज पर CAPM required rate of return equals to RF plus RM minus RF इंटू बीटा. यही इक्वेशंस हम लोगों के लिए चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है रिस्क फ्री ट्रेजरी कितना दे रहा है, 4%. मार्केट रिस्क प्रीमियम 13 चल रहा है, रिस्क फ्री 4 है, बीटा हमारा 2 है. तो फिर 13 से 4 चला जाए तो फिर 9 इंटू 2 18 और 4 22. तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, मतलब जो जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस कर रहा है स्टॉक, इसका रिटर्न हमें 22% चाहिए एज पर द मार्केट सिचुएशन. मिनिमम 22% आपको रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए. इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा. एक्चुअली इसका रिस्क आपको वही बताता है. एक होमवर्क लिखिए. Yield on government securities equals to 5%. Market risk premium equals to 7%. Find out required return on a stock with a beta of 2. घर में ट्राई कीजिएगा, इजी है, बस प्रैक्टिस के लिए. इसके बाद मैंने और थोड़ा टफ क्वेश्चंस पे आऊँगा. नेक्स्ट दिन थोड़ा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करवाना है, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करवाने के बाद ढेर सारा क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. कल शाम को 7:30 बजे फिर से मैं FM क्लास रख रहा हूँ, क्योंकि मंडे वाला क्लास मैंने ले नहीं पाया था. तो फिर दिक्कत तो नहीं है ना शंकर जी? कल एक बार चेक करके बताऊंगा मैं आपको शाम. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा. ओके. प्रिया रोशनी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रिया इंस्टीट्यूट का क्लास तो है क्या? नहीं सर, कल तो नहीं. कल नहीं है ना? ठीक है, ओके. अच्छा, आज का क्लास क्लियर हुआ? हाँ, हो गया. ठीक है. इसको घर पर जरूर देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था CAPM स्पेशली. बाकी दोनों भी इम्पोर्टेंट एरिया है, तो वो भी बेसिक एरिया है. मतलब जो स्टार्टिंग लेवल में तो वैसा ही कॉन्सेप्ट बनता था, फिर धीरे धीरे और मॉडल बन रहा है. तो और भी कुछ मॉडल है, आगे आगे जरूर चर्चा करेंगे. ठीक है, ठीक है, ओके. ठीक है, ओके, टाटा, बाय. राखी दादा. ओके, बाय. सर गुड नाइट. बाय. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट.